हैलोवीन का त्योहार हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें छोटे छोटे बच्चे भूतहा कॉस्ट्यूम्स पहनकर घर घर जाते हैं और कैंडीज मांगते हैं, जिसे ट्रिक और ट्रीट कहा जाता है। माना जाता है कि हैलोवीन की रात आत्माएं सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। आज मैं आपके लिए जो कहानियां लेकर आया हूं वो लोगों के साथ हुई आप बीतियां हैं। लेकिन इससे पहले कि डर आपके दरवाजे पर दस्तक दे, इंडिया के सबसे अंडररेटेड हॉरर चैनल राजवाला को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दे ताकि हर कहानी आप तक पहुंच जाए। मैंने अपनी जिंदगी में कई सारे हैलोवीन मनाए हैं, लेकिन मेरे लड़कपन का वो हैलोवीन उन सब में सबसे ज्यादा भयानक था। उस दिन अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि मेरे साथ क्या होने वाला था तो मैं वो हरगिज नहीं करता जो मैंने उस दिन किया था। मैं आपको शुरुआत से कहानी बताता हूँ। हैलोवीन उस दिन फ्राइडे को था, मतलब हमारे पास एक लंबा सा वीकेंड था। मैं अपने दो दोस्तों के साथ प्लान करने लगा कि आखिर हैलोवीन को क्या किया जाए। मेरे दोनों दोस्त भी मेरे घर से नज़दीक ही रहते थे। आखिरकार हमने ये तय किया कि हमारे पड़ोस में रहने वाली एक महिला को परेशान करेंगे। वो औरत काफ़ी अजीब थी और हम उसे कबाड़न कहा करते थे, क्योंकि उसके घर के आसपास चारों ओर कबाड़ के ढेर लगे हुए थे। कबाड़ के ढेर से मेरा मतलब है कि उसके घर के अहाते के करीब 4-4 फीट के ढेर लगे हुए थे, जिनमें दुनिया भर का सामान था। वो महिला शायद अपने घर की इस हालत पर शर्मिंदा थी, इसलिए वो ज्यादातर समय बाहर दिखाई भी नहीं देती थी। आपको लगेगा कि किसी को बेवजह परेशान करना सही नहीं था, और मेरे पास भी इसको लेकर कोई बहाना नहीं है। जो हम करने जा रहे थे वो किसी तरह भी सही नहीं था, लेकिन हम उस समय टीनेजर्स थे और ये चीज़ें हमारे लिए उस टाइम फनी थी। आखिरकार सूरज डूब गया और हम तीनों तयशुदा जगह पर मिले। मेरे घर से उस महिला का घर ज़्यादा दूर नहीं था। उस समय हम तीनों ने एक ही जैसे काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और हमारे चेहरों पर स्की मास्क भी थे। कई लोगों ने हमसे पूछा भी था कि आखिर हम क्या बने हैं, तो हमने उन्हें कहा कि हम बैंक के लुटेरे बने हैं। दरअसल हम में ज़्यादा फैशन सेंस नहीं था और जो हमारे हाथ आया हमने वो पहन लिया था। पर लोगों के पूछने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी, लेकिन मुझे अपने लुक से ज़्यादा अपने किए पर पछतावा होना चाहिए था। खैर, आखिरकार हम उस महिला के घर के बिल्कुल पास पहुंच गए। इस पॉइंट पर मुझे थोड़ा लगने लगा था कि ये हम जो कर रहे हैं वो काफ़ी गलत है, और मैंने अपने दोस्तों से कहा भी कि चलो कुछ और करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, क्यों, तुम फुद्दू हो क्या? ये मर्दानगी का सवाल था और मैं खुद को फुद्दू बिल्कुल भी साबित नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उनका साथ देने का फैसला लिया। प्लान ये था कि हम तीनों घर के अलग अलग साइड में जाएंगे और खिड़की दरवाजों पर हाथ पैर मारकर शोर मचाएंगे और उस औरत को डराने की भरपूर कोशिश करेंगे। प्लान तो सही था, लेकिन मुझे इस घर के दूसरी तरफ जाना पड़ा, जबकि मेरा एक दोस्त वहीं रह गया और दूसरा मेन गेट की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे मैं बिल्डिंग के पास बढ़ता जा रहा था, इस कबाड़ की बदबू और ज्यादा बढ़ती जा रही थी और मुझे उल्टी आती हुई सी महसूस होने लगी थी। किसी तरह से इस कबाड़ से होते हुए मैं बिल्डिंग के दीवार के पास पहुंच गया। यहाँ भी दीवार को लगकर ढेर लगा हुआ था, जो धूल की वजह से समझ नहीं आ रहा था कि ये ढेर किन चीज़ों से मिलकर बना है, लेकिन ये काफ़ी नर्म और दलदली सा लग रहा था। यहाँ एक बड़ी सी खिड़की भी थी। मैं ढेर के ऊपर चढ़कर उस खिड़की के पास गया और अंदर देखने लगा। मैंने देखा वो महिला अपने हॉल में टीवी देख रही थी, लेकिन अब वो काफ़ी भयावह लग रही थी। इससे पहले जब मैंने उसे देखा था, तब से लेकर अब तक उसका वज़न काफ़ी बढ़ गया था और वो बीमार भी नज़र आ रही थी। उसके आंखों के नीचे काले गहरे दाग पड़ गए थे। मैंने अभी उसे देखा ही था कि तभी उसने मेरी ओर देखा और मैं बहुत ज़्यादा डर गया। ठीक उसी वक्त बेल के बजने की आवाज़ आई। ये शायद मेरा दोस्त था, लेकिन उस आवाज़ को सुनकर वो महिला दरवाजे की तरफ देखने लगी। मैं जल्दी से झुक गया और मैं अब उस ढेर से उतर जाना चाहता था, लेकिन मैं मानो वहाँ फंस गया था। ये ढेर पता नहीं किस चीज़ का था, लेकिन इसने मुझे पूरी तरह से जकड़ रखा था।
तभी मेरे दोस्त भी मेरे करीब आ गए। मैंने उनसे कहा कि मैं फंस गया हूँ। इसे सुनकर वो हंसने लगे और वो मुझे वहीं छोड़कर जाने लगे। वाह, मतलब अगर ऐसे दोस्त हो तो आपको दुश्मनों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं उन्हें असहाय सड़क पार करते देख रहा था कि तभी खिड़की पर वो महिला आई और मुझे पकड़कर उसने खिड़की से अंदर खींच लिया। मैं उसे छोड़ने के लिए कह रहा था लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मैं जोरों से चीख रहा था और मेरे दोस्तों ने उस औरत को मुझे उठाते हुए भी देखा था। अब मैं बस कामना कर सकता था कि वो किसी बड़े शख्स को जाकर इस बात को बताए ताकि कोई मेरी मदद कर सके। इधर वो औरत मुझे उठाकर अपने मैले कुचैले सोफे पर ले गई। उसके शरीर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, मानो उसने सालों से नहाया ना हो। घर के अंदर बाहर से भी ज्यादा कबाड़ भरा हुआ था और सारी चीजों पर धूल की मोटी तह जमी हुई थी। उस महिला ने फिर मुझे पकड़कर अपनी गोद में सुला लिया और मुझे थपकी देने लगी। मैं लगातार अपने हाथों पैरों से उसे मार रहा था, लेकिन जैसे इसका उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। अब ये दुर्गंध मेरे सर में भयानक तरह से समा गई थी और मैंने अपने ऊपर ही उल्टी कर दी। इसे देखकर वो बोली, ओ, मेरे लल्ला ने उल्टी कर दी। कोई बात नहीं, मम्मा तुम्हें अभी साफ कर देंगी। इसके बाद वो दूसरे कमरे में गई और एक फटा मैला कुचैला बदहाल कपड़ा लेकर बाहर आई। मेरे ख्याल से यही उसका टॉवेल था और मेरे लाख मना करने के बावजूद उसने उस टॉवेल से मेरा मुंह पोंछ दिया और दोबारा मुझे अपनी गोद में लेकर थपकी देने लगी। मैं उससे लड़कर थक चुका था क्योंकि मेरे किसी वार का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इस पॉइंट पर मुझे लगा कि अब मेरी मौत पक्की है, लेकिन तभी डोरबेल बजी। मेरे दोस्तों ने शायद आखिरकार मेरे घर वालों को इस घटना के बारे में बता दिया था और वो लोग पुलिस को लेकर यहाँ आए थे। वो महिला मुझे वहीं छोड़कर दरवाजे पर गई। पुलिस वाले ने उससे पूछा कि क्या कोई बच्चा यहाँ आया है, तो वो बोली, ऑफिसर, यहाँ सिर्फ मैं और मेरा लल्ला ही है और कोई नहीं। ऑफिसर ने उससे कहा कि उसे तलाशी लेनी है और फिर जब पुलिस ऑफिसर को मैं दिखा तो उसने मुझसे कहा कि चलो हमारे साथ। लेकिन वो महिला दरवाजे पर अड़ गई और वो बोली, मैं अपने लल्ला को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, मेरा लल्ला मेरे पास ही रहेगा। लेकिन जब दूसरे पुलिस वाले ने उससे कहा कि वो मुझे यहाँ नहीं रोक सकती, तो वो आक्रामक हो गई और उस पर हमला करने लगी। पहले पुलिस ऑफिसर ने फुर्ती दिखाई और उसने टेजर से उसे बिजली का झटका दिया, जिसके बाद वो वहीं पर ढेर हो गई। इसके बाद मुझे अपने घर पर छोड़ दिया गया, जबकि उस महिला को, जो क्लियरली मेंटली इल थी, उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। हालांकि हम उसे परेशान करने के मकसद से वहां गए थे, लेकिन एंड में एक तरह से हमने उसकी मदद ही की थी और उसे मेडिकल हेल्प तक पहुंचाने की वजह बने। लेकिन लगता है कि वो उस अस्पताल से कभी ठीक होकर नहीं निकली और वो शायद अब भी उस अस्पताल में ही है। मैं आज भी जब उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं एक लॉन्ड्री शॉप पर काम करती हूँ और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैंने किस किस तरह की चीज़ें यहाँ धुलती देखी है। कस्टमर्स कई बार ऐसे कपड़े लेकर आते हैं जो बिल्कुल भी धुलने के लायक नहीं होते और जिन्हें बस फेंक देना ही सही ऑप्शन होता है। लेकिन कुछ लोग चमड़ी और दमड़ी सबका पूरा पूरा इस्तेमाल करते हैं। खैर, ये लॉन्ड्री शॉप कस्टमर्स के लिए कपड़े धोने की भी फैसिलिटी देती है और सेल्फ क्लीनिंग की भी। मुझे दूसरों के कपड़े धोना पसंद नहीं है, इसलिए मैं काउंटर की जॉब करती हूँ, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने मैले गलीज कपड़ों लेकर यहाँ आते हैं, क्योंकि उन्हें मुझे धोना नहीं पड़ता। खैर, वो हैलोवीन की रात थी और ज़्यादातर क्लीनिंग की शॉप्स बंद थी, तो ऐसे में मेरे मैनेजर ने सोचा कि इस रात थोड़ा ज़्यादा बिजनेस हो सकता है, इसलिए उसने मुझे 7 बजे की बजाय 11 बजे तक शॉप को खुली रखने के लिए कहा। उसने कहा कि वो मुझे डबल ओवरटाइम का पैसा देगा। डबल पेचेक के लिए मैं मान गई और मैंने वहीं रुकने का डिसाइड किया।
9 बजे तक कोई नहीं आया। भला इस रात मौज मस्ती करने की बजाय कौन मूर्ख होगा जो कपड़े धोएगा। लेकिन 9:15 बजे एक आदमी अंदर आया। वो काफी परेशान लग रहा था और उसके चेहरे पर पसीना भी बह रहा था। उसके हाथ में एक प्लास्टिक का बैग था जिसमें वो कपड़े लेकर आया था। उसने मुझसे कहा क्लीनिंग, और मैंने उसे मशीन की तरफ इशारा कर दिया। जब उसने अपनी बैग से कपड़े निकाले तो वो खून से सने हुए थे। वो खून से सने कपड़ों को देखकर अब मुझे चिंता होने लगी थी। उसने जल्दी जल्दी कपड़े मशीन में डाले और बस 10 मिनट का टाइमर लगा दिया। मैं जानती थी कि 10 मिनट में ये दाग नहीं जाने वाले थे, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जल्द से जल्द उसे शॉप से बाहर करना चाहती थी। उसने कपड़े डालने के बाद मुझसे कहा कि वो एक कसाई है और उसके कपड़ों पर जानवरों का खून लगा हुआ है, लेकिन मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद मशीन का बीप बजा और उसने कपड़े निकाले और जैसा कि मुझे उम्मीद थी वो दाग अब भी वहीं पर मौजूद थे। मैंने उससे कहा कि हमारी शॉप के बंद होने का टाइम हो गया है, लेकिन वो मुझसे मिन्नत करने लगा कि एक बार फिर मैं उसे मशीन का इस्तेमाल करने दूँ। मैं सनकी को मना नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे डर था कि मेरे ना कहने पर शायद वो भड़क जाए, इसलिए मैंने उसे दोबारा मशीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। इस बार उसने 20 मिनट के लिए कपड़े डाल दिए थे। मैं काउंटर पर आकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वो भी वहां आ गया और मुझसे कहने लगा, दरअसल मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं कोई कसाई वसाई नहीं हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ नकली खून का इस्तेमाल करके मजाक कर रहा था, लेकिन इस दौरान खून मुझ पर ही गिर गया। जाहिर है मुझे उसकी इस कहानी पर भी विश्वास नहीं था। मैंने फिर भी अपना सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो बोला, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था, वो रास्ते से जा रहा था कि तभी उसे खूबसूरत कॉल गर्ल दिखाई दी और उसने उस कॉल गर्ल से उसकी सर्विसेज के लिए पूछा और वो दोनों एक काले अंधेरे गलियारे में गए। लेकिन फिर उस आदमी के दिमाग से आवाज़ आई कि वो इस औरत को मुक्ति दे दे, और फिर उसने पास ही पड़ी एक ईंट उठाई और जोर से उस औरत के सर पर दे मारी, जिससे वो औरत नीचे गिर गई। लेकिन वो आदमी रुका नहीं और उसने जोर से दोबारा उसके सर पर ईंट मारी, और इसके बाद वो एक के बाद एक धाएं धाएं उसके सर पर मारता चला गया। और फिर ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैंने उसे बीच में ही रोक कर कहा, बस करो, तुम मुझे अब डरा रहे हो। वो मुस्कुराते हुए चुप हो गया और सिगरेट निकालकर पीने लगा। थोड़ी देर बाद जब बीप की आवाज़ आई तो उसने अपने कपड़े बाहर निकाल लिए। वो दाग अब भी उस पर से नहीं निकले थे, लेकिन उसने उन कपड़ों को अपने थैले में डाला और पैसे देकर वहाँ से चला गया। मैं अब शॉप को बंद करके यहाँ से जल्द निकलना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि वो सनकी कहीं बाहर ही ना खड़ा हो, इसलिए मैं अगले 5 मिनट तक अंदर ही रही और फिर शॉप को बंद कर तेज़ी से अपनी गाड़ी में घुस गई और जल्दी से वहाँ से ड्राइव करने लगी। इस दौरान वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। अगली सुबह जब मैं दोबारा अपने काम पर गई तो पुलिस वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। उस आदमी ने जो कहानी मुझे बताई थी वो असल में सच थी और पुलिस उसको तलाश कर रही थी। उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किया, तब मुझे पता चला कि हालांकि उस महिला को बहुत गंभीर चोटें आई थी, लेकिन उसकी जान बच गई थी। मैंने पुलिस से पूछा कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो सीसीटीवी फुटेज से उस आदमी का पीछा कर रहे थे और आखिरी बार उसे इसी शॉप पर देखा गया था। उस दिन के बाद मुझे नहीं पता कि उसे कभी पकड़ा भी गया था या नहीं, लेकिन मैं अब भी रात में ज़्यादा देर तक कभी वहाँ नहीं रुकती, क्योंकि पता नहीं वो सनकी कब वापस आ जाए। ये बात 2013 की है। उस समय मैं 13 साल की थी। हैलोवीन की वो शाम दोस्तों के साथ मेरी बढ़िया गुजरी थी। हम समझते थे कि ये आखिरी बार है जब हम ट्रिक और ट्रीट के लिए जाएंगे, क्योंकि अब इसके लिए हम काफ़ी बड़े हो गए थे।
हम सब एक साथ अपने अपने घर वापस जा रहे थे। एक एक करके मेरे सारे दोस्त चले गए और अब मैं अकेली ही सड़क पर चल रही थी क्योंकि मेरा घर सबसे दूर था। हालांकि मेरी दोस्त जैकी ने कहा भी था कि मैं उसके घर रुक जाऊं, लेकिन मेरी माँ किसी के यहाँ मुझे रात भर रुकने नहीं देती थी, इसलिए मैंने मना कर दिया और अपने रास्ते पर चलने लगी। हम जिस गांव में रहते थे वो काफ़ी छोटा था और सब लोग एक दूसरे को जानते थे, इसलिए हमारे पेरेंट्स बच्चों के साथ ट्रीट और ट्रिक के लिए नहीं जाते थे। यह ऐसी आज़ादी थी जो शहर वालों को कभी नहीं मिलती थी और हम इसके लिए शुक्रगुजार थे। जैकी को छोड़ने के बाद मैं सड़क पर आगे बढ़ गई, इस उम्मीद में कि मैं 10 बजे से पहले घर पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मुझे 10 बजे तक ही बाहर रहने की परमिशन थी, वो भी खास इसलिए क्योंकि उस दिन हैलोवीन था। जैसे ही मैं सड़क के थोड़े कम रोशनी वाले इलाके में पहुंची, मुझे अपने पीछे से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं रुक गई और आसपास झाड़ियों में देखने लगी, लेकिन वहां अंधेरा इतना था कि बिना टॉर्च के मैं कुछ भी नहीं देख सकती थी। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी, लेकिन वो आवाज़ अब भी मेरा पीछा कर रही थी, कि जैसे किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ थी। और मैं चाहे खुद को जितना दिलासा देती कि मैं बहादुर हूँ, उस समय उस लम्हे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं छोटी बच्ची हूँ जिसे अपनी पिताजी की ज़रूरत है। कुछ समय तेज तेज कदम बढ़ाने के बाद मैं दौड़ने लगी। मेरे पीछे गुर्राने की आवाज़ तेज होती जा रही थी और फिर वो गुर्राहट भौंकती हुई सी मालूम होने लगी। जैसे ही मैं सड़क के आखिरी छोर पर पहुंची, मैंने देखा कि मेरा पीछा करने वाला एक बड़ा सा कुत्ता था। वो किसी पिटबुल की तरह दिखाई देता था, लेकिन वो नॉर्मल कुत्ते से काफ़ी बड़ा था। मैंने इतना बड़ा कुत्ता अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वो अपने सारे दांतों को पीसते हुए मेरी तरफ ही देखकर भौंक रहा था। वो कुत्ता दरअसल सड़क की फेंस की दूसरी साइड पर था। जब मैंने फेंस की तरफ देखा, उसी समय उसने भी फेंस की तरफ देखा और हम दोनों जानते थे कि इसे फलांगना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं चीखती हुई पीछे की तरफ जाने लगी। नहीं नहीं, मेरे करीब मत आओ। मैं उसे इस तरह कह रही थी जैसे ये कुत्ता मेरी बात समझता हो, लेकिन ऑफ कोर्स उसने मेरी बात नहीं मानी और वो एक ही छलांग में आसानी से फेंस के इस पार आ गया। मैंने तेज़ी से दौड़ना शुरू किया, लेकिन जाहिर है कि मैं कुत्ते से ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ सकती थी। फिर मुझे पास ही एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी और वो अनलॉक भी थी। मैं तेज़ी से उस गाड़ी में घुस गई और मदद के लिए चीखने लगी। मुझे उम्मीद थी कि मेरे गाड़ी में घुसते ही इस गाड़ी का सायरन बजने लगेगा और उसे सुनकर कार का मालिक मेरी मदद के लिए आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं मुझे किसी ने सुना भी था या नहीं, और हो सकता है कि मेरी चीख पुकार को उन्होंने बस हैलोवीन का प्रैंक समझा हो और मुझे नज़रअंदाज कर दिया हो। कुत्ता इस कार के आसपास दौड़ने लगा और वो कोशिश कर रहा था कि मेरे पास पहुंच जाए। मेरी घबराहट और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। मैं रोती हुई प्रार्थना करने लगी कि काश मेरे घर वाले मुझे ढूंढने निकल जाए और वो किसी तरह से यहाँ पहुँच जाए। मैं इस कार में पूरी रात गुजारने के लिए भी तैयार थी, लेकिन फिर कुत्ते को इस कार का पिछला हिस्सा दिखाई दिया जो ट्रक बेड था और वहाँ चढ़कर वो आसानी से मेरे करीब पहुँच सकता था। उसने ऐसा ही करने की सोची और जब मैंने उसे ऐसे करते देखा, मैं गाड़ी से तुरंत बाहर निकल गई और बेतहाशा दौड़ने लगी। मुझे भागते हुए देखकर वो कुत्ता दोबारा से मेरा पीछा करने लगा। दौड़ते हुए मेरा जादुई लबादा जो मेरी गर्दन से मेरी पीठ पर तैर रहा था, वो मेरी गर्दन दबाने लगा था, इसलिए मैंने उसे दौड़ते हुए उतार फेंका, इस उम्मीद में कि वो जाकर कुत्ते के सर से टकरा जाए। लेकिन ये कुत्ता काफ़ी होशियार था और उसने फुर्ती से साइड में हटकर कपड़े को खुद से लिपटने से बचा लिया था। थोड़ी आगे जाकर मुझे एक पेड़ दिखाई दिया। मैं जानती थी कि कुत्ता पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, इसलिए मैंने अपनी किस्मत आजमाने की सोची और उस समय किसी बनमानुस की तरह मैं पेड़ पर चढ़ गई। मैं करीब ऊपर 10 फीट तक चढ़ गई थी। नीचे कुत्ता मुझ पर जोरों से भौंक रहा था और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऊपर चढ़ पाना उसके लिए नामुमकिन था। मैं कुछ समय के लिए उस पेड़ पर सुरक्षित थी। तभी मेरा ध्यान मेरे फैनी पैक पर गया
जिसमें मैं कैंडीज जमा करती आई थी, और इस पूरी भागदौड़ के बावजूद भी वो मेरी कमर से लटक रहा था। मैं यहाँ बैठकर अपनी सांसें दुरुस्त करने लगी, जबकि वो कुत्ता मुझ पर लगातार भौंक रहा था। थोड़ी देर इसी तरह भौंकने के बाद वो खामोश हो गया और पेड़ के पास ही नीचे बैठ गया। वो अब भी मेरी तरफ ही देख रहा था और वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने अपने बैग से कुछ कैंडीज निकाली और उन्हें खाने लगी। कुछ कैंडीज मेरी हलक से उतरने के बाद मैं इस कुत्ते के बारे में सोचने लगी। अब मुझे इस पर दया आ रही थी। हालांकि ये मेरी जान का दुश्मन बना हुआ था, लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में पता चलता तो बिल्कुल इसकी जान ले लेते, और मैं नहीं चाहती थी कि इस बेज़बान जानवर को मार दिया जाए। उसी समय पर मैंने तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए मुझे इस कुत्ते से खुद ही निपटना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी अब तक मुझे ढूंढने के लिए निकल गए होंगे, और अगर वो इस कुत्ते को इस तरह से पाते तो इस कुत्ते के लिए अंजाम बहुत बुरा होता। एक बार को मैंने सोचा कि मैं इस पेड़ से नीचे कूद जाऊं और तेजी से दौड़ती हुई अपने घर को पहुंच जाऊं, लेकिन फिर मैंने लॉजिकली सोचा कि ये मुमकिन नहीं था। इस कुत्ते से ज़्यादा तेज दौड़ पाना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था। वो तो अब तक चमत्कार ही था जो मैं उससे बचती आ रही थी, लेकिन मैं आगे चांस नहीं लेना चाहती थी। कुछ मिनटों तक मैं वहीं बैठकर सोचने लगी कि आखिर इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी मैंने देखा कि मैं जिस पेड़ पर बैठी हुई थी उसके पास ही फेंस की दूसरी ओर कुछ दूरी पर एक मकान था, और यहाँ से उस घर की खिड़की बिल्कुल सामने थी। मैंने सोचा अगर मैं सख्त मोटी कैंडीज को उठाकर उस घर की खिड़की के शीशे पर दे मारूं तो शायद वहाँ रहने वाले बाहर आ जाए और वो इस कुत्ते को आकर्षित कर सके, जिससे मुझे यहाँ से निकलने का मौका मिले। हालांकि मुझे अपनी कैंडीज प्यारी थी, लेकिन मुझे इस कुत्ते की जान भी बचानी थी, और मैंने सोचा शायद वो लोग इस कुत्ते को ज़्यादा चोट नहीं पहुँचाएंगे। फिर क्या था, मैंने मोटी सी एक सख्त कैंडी उठाकर जोर से शीशे पर दे मारी और कांच टूटकर बिखर गया। कुत्ता भी कांच के टूटने की आवाज़ को सुनकर खड़ा हो गया था। जल्द ही उस घर के लोग बाहर आ गए, और जैसे ही वो बाहर आए कुत्ता उनकी ओर लपक गया। यही मेरा चांस था। मैं तुरंत पेड़ से नीचे उतरकर सरपट बिना पीछे देखे दौड़ने लगी और घर पहुंच गई। घर पहुंचकर मुझे मालूम हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने पुलिस को भी मेरी गुमशुदगी के बारे में बता दिया था, इसलिए मुझे पुलिस को पूरी बात बतानी पड़ी। मेरे पिताजी मुझे अब भी ढूंढ रहे थे। जब पुलिस उस घर पर पहुंची जिसकी मैंने खिड़की तोड़ी थी, तो उन लोगों ने पुलिस को बताया कि कुछ देर भौंकने के बाद वो कुत्ता वहां से चला गया था। वो कुत्ता दोबारा कभी भी किसी को दिखाई नहीं दिया, और उसके लिए यही सही था। अब मैं सोचती हूँ कि क्या वाकई वो महज एक बड़ा सा कुत्ता था? आखिर वो दोबारा किसी को क्यों दिखाई नहीं दिया? इस बात को सोचते हुए ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या वाकई वो हमारी दुनिया का था? तो दोस्तों, उम्मीद है हैलोवीन की ये कहानियाँ आपको पसंद आई होगी। एंड आई नो काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आए हैं, बट क्या करूँ, लाइफ में बिहाइंड द सीन्स काफ़ी कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से वीडियोस टाइम पर नहीं आ पाते। बट होपफुली आगे से वीडियोस कंसिस्टेंटली आएंगे, तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखे, लाइक शेयर और कमेंट करते रहे, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा टारगेट है कि साल के एंड तक, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, हम कम से कम 4000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर सके। With that said, good night.